गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 12 प्रकाश की प्रकृति। और आज का हमारा नया टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसे हम समझेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है इसको हम समझें। तो इससे पहले हम एक सिद्धांत की बात करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण कहते किसे हैं? अध्यारोपण का मतलब होता है कि तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपित होना, एक दूसरे से मिल जाना। जैसे समुद्र की एक लहर अपने आगे वाली लहर में जाकर मिलती है, तो मिलने पर वो लहर या तो ऊंची उठेगी या लहर एकदम समतल हो जाएगी। तो यहां पर उन लहरों का आपस में मिलना और मिलने के बाद तरंगों में होने वाला परिवर्तन, उनके आयाम में होने वाला परिवर्तन, उनकी ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन, यही क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो व्यतिकरण को परिभाषित करने से पहले हम यहां पर एक डायग्राम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में दो स्रोत है, एक स्रोत S1 है और एक स्रोत S2 है। ठीक है, इस S1 से इस तरह से एक तरंग चलती है और S2 से भी इसी तरह से एक तरंग चलती है। दोनों तरंगें समान आयाम की हैं, समान आवृत्ति की हैं और दोनों की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यानी जो संचरण की दिशा है वो भी समान है। ये किसी बिंदु पर जाकर आपस में अध्यारोपित होती है। इनका क्या होता है? किसी बिंदु पर आकर अध्यारोपण होता है। तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप जो तरंग मिलती है वो हमें एक इस तरह की तरंग प्राप्त होती है, अध्यारोपित तरंग हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार एक और हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं। एक स्रोत S1 है, एक स्रोत S2 है। इसकी तरंग इस तरह से है, ठीक है, और इसकी जो तरंग है वो इस तरह से है। यानी अगर आप डायग्राम पे गौर करेंगे तो ये दोनों विपरीत कला में है। ये तो समान कला में चल रही थी, ये कैसी है? विपरीत कला में। विपरीत कला में जब इनका अध्यारोपण होता है, क्या होता है? इनका अध्यारोपण। तो अध्यारोपण के बाद इस तरह की परिणामी तरंग प्राप्त होती है। यहां तो ये इस तरह की परिणामी तरंग थी और यहां इस तरह की फ्लैट परिणामी तरंग प्राप्त होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कुछ कि जब समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगें परस्पर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है उसकी तीव्रता कैसी मिलती है? मैक्सिमम। उसकी तीव्रता कैसी मिलती है? मैक्सिमम। और अगर विपरीत कला में तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो फिर उसकी तीव्रता कैसी मिलती है? मिनिमम। तो किसी बिंदु पर तीव्रता का अधिकतम या न्यूनतम होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। तो इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कहते हैं कि जब दो समान आवृत्ति और आयाम की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर तरंग की तीव्रता का अधिकतम या न्यूनतम होना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। और अधिकतम या न्यूनतम होना किस पर डिपेंड करता है? उनकी कला पर, कि अगर वो समान कला में अध्यारोपित हो रही हैं तो तीव्रता अधिकतम होगी और अगर वो विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही हैं तो तीव्रता न्यूनतम होगी। यहां पर ये किस कला में है? ये समान कला में है। और यहां ये किस कला में है? यहां ये विपरीत कला में है। तो जब समान कला में अध्यारोपित हुई थी तो तीव्रता हमें अधिकतम मिली थी और जब विपरीत कला में अध्यारोपित हुई है तो तीव्रता हमें मिनिमम प्राप्त हुई है। तो ये हमारा प्रकाश का व्यतिकरण होता है। अब जब हम प्रकाश के व्यतिकरण को डिफाइन करते हैं तो प्रकाश के व्यतिकरण को हम दो भागों में बांटते हैं। देखिएगा, तो हम प्रकाश के व्यतिकरण को दो भागों में बांटते हैं। तो यहां हम लिखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहला फर्स्ट व्यतिकरण हम लेते हैं समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण समझिएगा कि जब दो तरंगें जो समान आयाम की हैं एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है।
क्या कहा मैंने आपसे, दो तरंगे ली मैंने, जैसे सपोज दैट एक तरंग आपकी ये थी जिसका आयाम मैंने माना a1 और दूसरी तरंग भी यही इसी तरह की थी, समान आयाम की, जिसका तरंग आयाम मैंने माना a2। अब इन दोनों तरंगों का क्या हुआ, अध्यारोपण, और अध्यारोपण होने के परिणाम स्वरूप जो आयाम आया वो क्या आया, मैक्सिमम, यानी ये दोनों आपस में ऐड हो गए, ये आयाम आया अधिकतम। तो इस व्यतिकरण को हम कौन सा व्यतिकरण कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण। यानी जब दो समान आयाम की तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है और यही समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। अगर हम समपोषी व्यतिकरण में कलांतर की बात करते हैं कि समपोषी व्यतिकरण में दो तरंगों के मध्य कलांतर कितना होगा, तो हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब समान आयाम की हम बात कर रहे हैं तो कला भी समान होगी, और अगर कला समान है तो जब हम कलांतर की बात करते हैं तो कलांतर फाई इक्वल्स टू 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई डॉट 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 2n पाई, क्या होगा 0 2 पाई 4 पाई डॉट 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 2n पाई, यानी ये 2 पाई के समगुणज के बराबर होगा। 2 पाई के किसके बराबर होगा, समगुणज के। तो ये कलांतर किसका कलांतर होता है, ये कलांतर आपके समपोषी व्यतिकरण का कलांतर कहलाता है। तो समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं कि जब समान आयाम की तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो वहां पर तीव्रता आपको अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक है, अब सेकंड व्यतिकरण जो आता है वो आता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता क्या है कि तरंगे आयाम में तो समान है लेकिन कला में विपरीत है। तो जब दो विपरीत कला की तरंगे, एक कला ये है A1 और एक कला ये है A2, दोनों विपरीत कला में हैं, तो जब विपरीत कला की तरंगें परस्पर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप इनकी तीव्रता का मान क्या हो जाता है, बहुत कम, फ्लैट हो जाती है, ये बहुत कम हो जाता है, A1 माइनस A2, यानी तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम। और इसी व्यतिकरण को हम कौन सा व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी जब दो प्रकाश की तरंगें विपरीत आयाम में, विपरीत कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उनकी तीव्रता का मान न्यूनतम या फिर शून्य हो जाता है, ऐसे व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और विनाशी व्यतिकरण में अगर हम कलांतर की बात करते हैं तो कलांतर का मान पाई, 3 पाई, 5 पाई डॉट 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 2n+1 पाई होता है, यह हमें ध्यान रखना है। पाई, 3 पाई, 5 पाई डॉट 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 2n+1 पाई होता है। तो इस व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ओके, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मुझे व्यतिकरण करवाना है तो व्यतिकरण की क्या आवश्यक शर्तें होंगी, क्या कंडीशंस होंगी जिस कंडीशन में व्यतिकरण होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है व्यतिकरण की, ये हम पढ़ते हैं कि व्यतिकरण कब होगा। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये होती हैं कि सुस्पष्ट और स्थायी व्यतिकरण देखने के लिए कुछ शर्तें अनिवार्य हैं, जिसमें पहली शर्त ये होती है कि जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं वो दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। पहली कंडीशन तो क्या है कि जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं, दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। ठीक है, अर्थात उनके मध्य कलांतर समय के सापेक्ष क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। पहली कंडीशन तो आपकी आती है कि जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं वो कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये आती है कि दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए, एक ही रंग,
दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए। एक वर्णी का मतलब कि इनसे निकलने वाला जो प्रकाश है वो एक ही रंग का होना चाहिए। एक ही रंग का अगर प्रकाश होगा तो उन तरंगों की जो आवृत्ति और तरंग धैर्य है वो क्या रहेगी, समान। और अगर अलग अलग रंगों का हो गया तो आवृत्ति और तरंग धैर्य बदल जाएंगे। ठीक है। तीसरा है कि दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। इसका मतलब अध्यारोपण अगर करवाना है तो ऑब्वियस बात है कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में जाएगी, जब भी संचरित एक दूसरे पर मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। अगर एक यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, अलग अलग दिशाओं में जा रही है तो उनका अध्यारोपण नहीं होगा। तो हमारा तीसरा पॉइंट जो है कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में जानी चाहिए, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि दोनों स्रोत अति निकट होने चाहिए। तो अति निकट क्यों होने चाहिए भाई, कि अति निकट होंगे तभी उनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगे पास पास आएंगी और अध्यारोपित होंगी। अगर एक स्रोत यूं और एक स्रोत यूं है तो दोनों तरंगे दूर दूर चली जाएंगी और अध्यारोपण की संभावना खत्म हो जाएगी। तो दोनों स्रोत अति निकट होने चाहिए। चौथा और पांचवा पॉइंट है कि जो स्रोत हैं जिनसे प्रकाश निकल रहा है वो अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। मतलब उनके छिद्र बहुत छोटे होने चाहिए ताकि उनसे जो प्रकाश निकले वो एकदम सीधी रेखा के रूप में निकले, फैले ना प्रकाश। जैसे लेसर लाइट का मैंने आपको बताया था, प्रकाश कैसा जाता है, एकदम स्ट्रेट बीम में। तो जो स्रोत हैं वो अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए ताकि उनसे प्रकाश एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम सरल रेखा के रूप में निकले। अगला है कि तरंगों के मध्य पथांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यानी तरंगों का पास पास होना चाहिए, उनके बीच का जो पथांतर है या जो कलांतर है वो अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पथांतर अधिक हो गया तो अधिक होने के कारण से यह आवश्यक नहीं है कि फिर वो तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ मिले। तो पथांतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है व्यतिकरण की कि जो दोनों तरंगों के आयाम हैं वो बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। तो ये व्यतिकरण की कुछ आवश्यक शर्तें थी जिनके आधार पर व्यतिकरण को हम पढ़ते हैं। तो अब व्यतिकरण को आगे समझाने के लिए एक साइंटिस्ट हुआ यंग, जिसने अपना द्विस्लिट प्रयोग दिया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।